हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। साइंटिस्ट बी एचपीएससी साइंटिस्ट बी का स्क्रीनिंग टेस्ट हो चुका है एंड वी हैव सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। अगला जो हमारा पड़ाव है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, जो कि 25 नवंबर को होने वाला है, जिसकी डेट ऑलरेडी आ चुकी है। उसका सिलेबस वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम स्क्रीनिंग का हमने सिलेबस डिस्कस किया था, बट एक बार हम डिटेल सिलेबस देख लेते हैं सब टॉपिक्स के साथ। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। तो सबसे पहले मैंने स्क्रीनशॉट इसमें लगाया हुआ है, विच इज़ जो सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस था, तो उसका स्क्रीनशॉट है, इन केस आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कोई भी टॉपिक मैंने डिलीट नहीं किया है, ना ही कोई भी टॉपिक मैंने ऐड किया है। एज इट इज़ जो भी सिलेबस है, जो मुझे लगा कि उसके अंडर सब टॉपिक्स आएंगे, मैंने वही ऐड किए हैं। टाइम ड्यूरेशन इसका रहेगा 3 आवर्स। मीडियम आपका पेपर का रहेगा इंग्लिश। जब भी आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करेंगे, इंग्लिश में करेंगे, आपका क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा। टोटल मार्क्स होंगे आपके 150 और पेपर जो है वो सब्जेक्टिव टाइप होगा। सब्जेक्टिव टाइप कैसे होता है? जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव मतलब जिसमें आपको लिखना होता है, 3 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ्स में आपको लिखना होता है। एंड दैट इज डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको डायग्राम भी देने होते हैं, आपको पॉइंट्स सब पॉइंट्स और आपको डिस्क्रिप्शन स्टोरीज, वो सब चीज़ें आपको एक तरीके से रिटर्न जो होता है, रिटर्न इन द सेंस कि जो ऑब्जेक्टिव नहीं होता, डिस्क्रिप्टिव जो होता है, सो दैट इज सब्जेक्टिव। अब इसके अलावा इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है वेटेज। सबसे पहले तो ये कि क्यों हम सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पे इतना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इसका वेटेज अराउंड 88% है। मोर और लेस अगर हम राउंड ऑफ करके देखें तो 88%, यानी कि आपका स्क्रीनिंग, आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू, देखो स्क्रीनिंग तो स्क्रीन इन और स्क्रीन आउट करने के लिए है, उसका तो कोई वेटेज नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज आ रहा है वो आपका एसकेटी यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का ही आ रहा है। तो इसके लिए प्रिपेयर करना, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्योंकि अभी आपको पता चल गई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इंटरव्यू का वेटेज रहेगा हमारा 12%। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो बनेगी बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ एसकेटी यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के बिहाफ पे बनेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो बेसिकली स्क्रीन इन करने के लिए था स्टूडेंट को, कि कौन कौन स्टूडेंट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में एलिजिबल है सिट करने के लिए, बैठने के लिए। सिलेबस क्या है? इन्वायरमेंटल साइंस, इकोलॉजिकल सिस्टम और देयर मैनेजमेंट, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, एनालिटिकल केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फंडामेंटल्स एंड अप्लाइड साइंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसाइज ऑन इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, एनालिटिकल लेबोरेटरी टेक्निक और इंस्ट्रूमेंटेशन। ओवरऑल अगर मैं सिलेबस को आपको बताऊं कि व्हाट इज सिलेबस ऑल अबाउट, इस सिलेबस में बेसिकली इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, इसके अलावा आपकी केमिस्ट्री आएगी जो कि रिवॉल्व अराउंड करेगी इन्वायरमेंट के। बेसिकली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आएगी। बायोलॉजी में आपका बायोटेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो लेबोरेटरी टेक्निक्स होती हैं, मतलब जो इंस्ट्रूमेंटेशन, जो कि मैंने एक वीडियो एक प्लेलिस्ट अलग से बनाई है एनालिटिक्स के बारे में। उसमें मैंने सेपरेट सेपरेट वीडियो में सेपरेट एनालिटिकल टेक्निक को डिफाइन किया है। सो यहाँ पे एनालिटिकल टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, वो सब चीज़ें आएँगी। तो मोर और लेस आपका ये सिलेबस रहेगा। अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो सिलेबस है, इसमें डिटेल में सब टॉपिक्स क्या रहेंगे। ये 16/7/2025 को ये सिलेबस रिलीज़ हुआ था। एचबीएससी साइंटिस्ट बी का डिटेल डिस्क्रिप्टिव सिलेबस, जिसमें यूनिट 1 आपकी एनवायरमेंटल साइंस है। तो देखिए, जो भी आपको सिलेबस दिया गया है ना, मैंने वही यूनिट्स को लिया है और उनके सब टॉपिक्स को ऐड किया है कि क्या-क्या इसके अंडर सब टॉपिक्स रहेंगे। अब एक सिंपल सी बात समझिए, आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया गया है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर का सिलेबस ये है। डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस कि उसमें 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के पैराग्राफ में आपको लिखना है और अराउंड अराउंड आपको 120 से 150 वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो इतना आपको कंटेंट चाहिए। अब उसमें दिया है, उसमें सिलेबस में दिया है एनवायरमेंटल साइंस, तो एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजिकल सिस्टम और देयर मैनेजमेंट। तो इसमें क्या मतलब, एनवायरमेंटल साइंस में क्या क्या क्वेश्चन आएगा पॉसिबल, क्या आप लिखेंगे, क्या इसमें सब टॉपिक्स रहेंगे, तो वो सब चीज़ें तो यहाँ पे मेंशन नहीं है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज दिस थिंग, वो हमें फाइंड आउट करना है, वो हमें देखना है कि क्या इसके अंदर रहेगा कंटेंट और कैसे क्वेश्चन इससे आएंगे। मैं इस प्लेलिस्ट में आपको इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन कराऊंगी कि मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी, देन उसके, अभी तो मैं सिलेबस डिस्कस करूंगी, देन कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊंगी। कॉन्सेप्चुअल जब नॉलेज आपको हो जाएगी, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी और लास्ट में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है, हाउ यू शुड राइट एन इफेक्टिव आंसर टू गेन लाइक फुल मार्क्स एंड ऑल दैट थिंग। वो सब चीज़ें रहेंगी। तो बेसिकली आपको टॉपिक्स दिए हैं
इनके अंडर क्या कंटेंट रहेगा वो सब आपको मेंशन नहीं है। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें कि मैं क्या बताना चाहती हूँ इस पीडीएफ के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू। सो जैसे कि हमारी पहली यूनिट है एनवायरमेंटल साइंस। तो देखिए सिलेबस जो है, जो दिया गया है उसी को मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक तरीके से इलैबोरेट किया है कि इसके अंडर क्या आएगा। मैंने कोई भी टॉपिक को ऐड नहीं किया है इसमें, कोई भी टॉपिक मैंने इसमें से डिलीट नहीं किया है। सो हमारा पहला जो यूनिट है वो एनवायरमेंटल साइंस रहेगी, जिसमें बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस जो कि बहुत ज़रूरी है, डेफिनेशन, स्कोप, कंपोनेंट, मैन और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप यानी कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नेचुरल रिसोर्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये बेसिक हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल इश्यूज फिर क्या क्या चल रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल की हम बात कर रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, एसिड रेन, नॉइज पोल्यूशन, तो जो कि प्रिवेलेंट है, जो कि आजकल मतलब बहुत ज़्यादा अ, चल रहे हैं इश्यूज, जो कि हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग फिर आ जाएगी कि एयर की, वाटर की, सॉइल की, नॉइज़ की किस तरीके से मॉनिटर करते हैं, कौन-कौन से एनवायरनमेंट के इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि लाइकन है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने कहीं न कहीं यू केम अक्रॉस विद सो मेनी वीडियोज़ ऑन माय चैनल, तो कहीं न कहीं आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो, चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो। सैम्पलिंग ग्रैब है, कंपोजिट है, किस तरीके की है। फिर सेकंड यूनिट है हमारी इकोलॉजिकल सिस्टम और उनका मैनेजमेंट। सो इकोलॉजी क्या होती है, फंडामेंटल्स क्या है इसके, स्पीसीज़, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, अलग-अलग लेवल पे किस तरीके से आपका हायरार्की क्या है एक तरीके से इकोलॉजी की, इकोलॉजिकल निश क्या होती है, एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, अबायोटिक क्या होते हैं, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये बेसिकली इकोलॉजी इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर बताते हैं, तो ये क्या होते हैं। इकोसिस्टम जो फंक्शन है वो कैसे करता है, तो एनर्जी फ्लो कैसा होता है, 10% लो क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये सब क्या होता है। डिकम्पोजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, सो ये सब चीज़ें क्या होती हैं। इसके अलावा मेजर इकोसिस्टम जैसे कि ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, फ्रेश वाटर, एस्चुराइन, मैनग्रोव्स, ये सब। बायोजियोकेमिकल साइकिल की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास आता है, सो बेसिकली अभी हमारी ये इकोलॉजिकल सिस्टम ही यूनिट चल रही है, तो इसमें ये टॉपिक्स है और फिर इनके अंडर सब टॉपिक्स हैं। सो बायोजियोकेमिकल साइकिल में कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट साइकिल इंक्लूड की हैं, कुछ भी अदर साइकिल इंक्लूड नहीं की है। इकोलॉजिकल सक्सेशन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो होते हैं। सीयर, पायनियर, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती हैं। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक, स्पीसीज, इकोसिस्टम, 3 तरीके की होती हैं। थ्रेट, कैस क्या-क्या खतरे हैं बायोडायवर्सिटी को, हैबिटेट लॉस है, इन्वेसिव स्पीसीज है, क्लाइमेट चेंज है। कंजर्वेशन 2 तरीके के होते हैं, इन सिटू, एक्स सिटू, प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व। सो ये सारी चीज़ें इसमें यूनिट में रहेंगी। थर्ड यूनिट है हमारी एयर पॉल्यूशन और उसका कंट्रोल। सो सबसे पहले हम एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, पॉल्यूटेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, गैसियस पॉल्यूटेंट होते हैं हमारे पास, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, हजार्डियस एयर पॉल्यूटेंट होते हैं और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं और एस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जैसे कि एसपीएम, आरएसपीएम कहा जाता है। सोर्सेज क्या होते हैं एयर पॉल्यूशन के, नेचुरल, एंथ्रोपोजेनिक कौन कौन से हैं। एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री हम फिर इसमें पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर में रिएक्शंस होके क्या-क्या चीज़ों की फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक, ओज़ोन केमिस्ट्री, एसिड रेन रिएक्शन, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट क्या है ह्यूमन हेल्थ पे, क्लाइमेट पे, प्लांट्स पे और बिल्डिंग्स और मटेरियल पे, जैसे कि ताजमहल का आपने सुना होगा कि एसिड रेन की वजह से उसका कलर येलो हो गया, तो वो सब चीज़ें इस यूनिट में कवर होंगी। फिर आता है लास्ट में एयर क्वालिटी असेसमेंट, एक्यूआई क्या होता है, एनएएक्यूएस, स्टैक मॉनिटरिंग, एयर सैंपलिंग टेक्निक्स, एयर पॉल्यूशन, फिर कंट्रोल टेक्नोलॉजीज हम देखेंगे, साइक्लोन सेपरेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, कैटालिटिक कन्वर्टर्स। फिर इंडोर एयर पॉल्यूशन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि मेनली प्रिवेलेंट होता है आउटडोर, क्योंकि आउटडोर में ही हमारा फोटोकेमिकल स्मोक और ओजोन केमिस्ट्री ये सब चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट यूनिट वी हैव वाटर पॉल्यूशन। सो वाटर पॉल्यूशन में वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, एंड नेक्स्ट वी हैव फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट। इसके अलावा वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स जैसे कि पीएच है, टर्बिडिटी है, डीओ है, बीओडी है, हार्डनेस है। फिर वाटर के जो पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं, डोमेस्टिक सीवेज, एग्रीकल्चर रन ऑफ, थर्मल पॉल्यूशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, प्रिलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। यूट्रोफिकेशन और उसके कंट्रोल, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, कोएगुलेशन, फ्लक्लेशन इसमें होता है, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट यूनिट वी हैव इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें समथिंग इट इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी, समथिंग इट इज़ रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन्वायरमेंट में कौन कौन
माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिवेलेंट है और कैसे वो काम करते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ रहेंगे। ग्रोथ कर्व क्या होता है, एनवायरमेंटल रोल्स उनके क्या रहेंगे। माइक्रोबियल टेक्निक्स क्या होती है, मतलब हम उनको कैसे डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि एमपीएन से, कल्चर मीडिया से करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन से, माइक्रोस्कोपी। इसके अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे यूज होता है, जैसे कि बायोडिग्रेडेशन के थ्रू, वेस्ट वाटर माइक्रोब्स, बायोफिल्म्स, और पैथोजेंस और वाटर बोर्न डिजीज उससे रिलेटेड हम देखेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन हम देखेंगे, मतलब कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिएंट को फिक्स करने के लिए यूज होता है प्लांट्स में। तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग बैक्टीरियाज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम बायो रेमिडिएशन, जिसमें कि इन सीटू, एक्स सीटू, बायो ऑगमेंटेशन, बायो स्टिमुलेशन, बायोसोर्प्शन, बायो एक्यूमुलेशन। फिर हम पढ़ेंगे फाइटो रेमिडिएशन, एंड इसके भी कुछ टाइप्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट मैनेजमेंट में किस तरीके से यूज हो रही है, जैसे बायोगैस, बायो फर्टिलाइजर्स, कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग की फॉर्म में। जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको जीएमएस कहा जाता है, लिविंग मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल में यूज होते हैं और कहाँ कहाँ पे उनके एप्लीकेशंस होते हैं। फिर हम बायोफ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें बायो इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस आ जाएगा। साथ ही साथ हम पॉलिसीज भी देखेंगे, क्योंकि अभी अभी एआरएस नेट में भी बायो इथेनॉल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि 20% इथेनॉल और गैसोलीन का जो ब्लेंड है, सो इथेनॉल और गैसोलीन यानी पेट्रोल का ब्लेंड है, समथिंग रिलेटेड टू दिस थिंग, एक क्वेश्चन आया था। तो आप देख रहे हैं कि अभी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं वहां पे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। यूनिट 7 में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें कि केमिकल एनालिसिस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरीके से होता है। टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रिक, प्रेसिपिटेशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मेथड्स हैं ये इसकी। सैम्पलिंग टेक्निक है, जैसे कि वाटर सैम्पलिंग, एयर सैम्पलिंग, सॉइल सैम्पलिंग और प्रिजर्वेशन मेथड। क्वालिटी कंट्रोल में हम रेप्लिकेट्स, ब्लैंक्स, कैलिब्रेशन, ये सब चीजें देखेंगे। तो बेसिकली ये जो पार्ट रहेगा ये लेबोरेटरी वर्क वाला रहेगा। नेक्स्ट यूनिट वी हैव इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जो हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं। सो किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं, कैसे दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं और नई चीज़ फॉर्म कर रही हैं। सो एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री हम देखेंगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर की रिएक्शंस देखेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शंस देखेंगे, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर हम वाटर की केमिस्ट्री इस तरीके से देखेंगे, जिसमें हार्डनेस, एल्कनिटी, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और रेड ओक रिएक्शन आ जाती है। फिर सॉइल के अंदर भी बहुत सारी रिएक्शंस आपस में, मतलब रिएक्शंस हो रही होती हैं, तो जिसमें सॉइल पीएच, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, मिनरलाइजेशन, ऑर्गेनिक मैटर डिपोजिशन, डिकम्पोजिशन। पॉल्यूटेंट केमिस्ट्री, जिसमें हाइड्रोकार्बन, हैवी मेटल फॉर्मेशन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और फोटोकेमिकल स्मोक का बनना, वो सब चीज़ें। फिर हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के बारे में, जिसमें कि बायोकेमिस्ट्री बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं। सो उनके बारे में हम देखेंगे। बायोमोलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका क्लासिफिकेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल एंजाइम्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि सेल्यूलेज है, लाइपेज है। मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर इन्वायरमेंटल बायोकेमिस्ट्रीज में आ जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सिलेबस में दिया गया है कि इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बायोकेमिस्ट्री हमें पढ़नी है। सो उसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी, और डिजोल्व्ड ऑक्सीजन सीओडी, ये सब आ जाता है। बायोकेमिकल रिएक्शन सॉइल में, वाटर में, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। बायोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल यहाँ भी आ जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही फैक्टर्स इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं दिस इज समथिंग रिलेटेड टू बायो प्लस केमिस्ट्री। सो इसलिए यहाँ भी इंक्लूड हो जाएंगी। बायोकेमिकल टॉक्सिसिटी, जिसमें कि किस तरीके से जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, कैसे वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, पाथवेज क्या होते हैं, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे क्या होता है ऑर्गेनिज्म में। इसके अलावा लास्ट जो हमारी यूनिट है, एनालिटिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स, विच इज समथिंग रिलेटेड टू टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन लेबोरेटरी, जैसे कि यूवीविज, आईआर, एएएस, स्पेक्ट्रोस्कोपी की हैं ये। फिर क्रोमेटोग्राफी की इसी तरीके से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स हम पढ़ेंगे। पॉल्यूटेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे और माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। सो ये ओवरऑल हमारा मोरलेस सब टॉपिक्स हो जाएंगे। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी फिर, जैसे कि जब हम बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें अंदर बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, टर्म्स आएंगे। तो बेसिकली ये पूरा सिलेबस हमारा रहने वाला है। सो ओवरऑल आई थिंक आपको आइडिया लग चुका होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे हम इस पूरे सिलेबस को, बट उससे पहले मैं आपको एक
कोट बताना चाहती हूँ कि नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। देखिए, जब भी हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं और जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम में बैठने की कोशिश करते हैं, हम अपना पहला थॉट अपने माइंड में उसको लेके आते हैं। तो सबसे पहला थॉट आया कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फ़िल करना है, इसको देना है, मेरा स्क्रीनिंग हो चुका है, नाउ आई विल सिट फॉर दैट एसकेटी, ठीक है? सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो उसके बाद में एकदम से जो सेकंड थॉट स्ट्राइक करेगा, वो क्या होगा? वो ये होगा कि व्हाट इफ कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या? वहाँ पे तो 2 ही सीट है, वहाँ पे तो 6 ही सीट है जनरल की, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कैसे होगा? फिर क्या? तो होता क्या है ना कि हमारा जो माइंड है वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर पाता, है ना? तो जिस चीज़ को आप इमेजिन करते रहोगे ना वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। ये सब क्वांटम फिज़िक्स, क्वांटम एंटेंगलमेंट और वो एनर्जी एंड ऑल दैट थिंग, ये सब एक अलग थ्योरी हैं। अ, अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी है, पढ़नी है, सुननी है, समझनी है तो आप मुझे कमेंट में बताएँगे। मैं इन सब चीज़ों पे भी डिटेल वीडियो बनाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों को पढ़ने में, तो मैं पढ़ती हूँ इन सब चीज़ों को और मैं बिलीव करती हूँ इन सब चीज़ों पे। सो आई ऑल्सो वांट कि मैं आपके साथ भी ये सब चीज़ें शेयर करूँ। सो पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम फिर आप मुझे कमेंट में बताना इफ यू गाइज़ आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दीज़ थिंग्स। क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम फिज़िक्स और थ्योरीज़ और पार्टिकल, वेव नेचर और वाइब्रेशंस और ऑल दैट थिंग। हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि जैसे ही हम कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं तो उसके एकदम से हमारा जो माइंड है वो स्ट्राइक करता है नेगेटिव नेगेटिव थॉट पे, और एकदम से जो थॉट स्ट्राइक होती है वो ये होती है कि यार इतने सारे स्टूडेंट्स होंगे, व्हाट इफ अगर मेरा नहीं हुआ? सब स्क्रीनिंग टेस्ट पास करके आए हैं, सब कुछ ना कुछ कहीं न कहीं उनकी अचीवमेंट्स है, सब कहीं न कहीं प्राइवेट जॉब, कॉर्पोरेट जॉब कुछ भी मतलब एक तरीके से वो स्ट्रगल करके आए हैं। तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा? कैसे होगा? मुझसे तो नहीं होगा। सो द थिंग इज़ दिस, आपको कौन-सी चीज़ पहले अपने माइंड में रखनी है, वो ये है कि कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी जब तक आप उसे स्टार्ट नहीं करोगे करना, है ना? तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि जब हम नदी के किनारे खड़े होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अगर मैं डूब गया तो? अगर मैं किनारे तक नहीं पहुँच पाया तो? तो आप ये सोचो ना कि आप किनारे तक पहुँच नहीं पाए या फिर अगर आप डूब गए तो वो सब चीज़ें तो बाद में होंगी ना, पहले आप उतरो तो नदी में। तभी तो आप जब आप जाओगे पानी में तभी तो आप स्विमिंग करोगे और तभी तो आप अपने पोटेंशियल पे बिलीव करोगे कि यस, यार मैं तो सोच रहा था कि मुझसे नहीं होगा और मैंने तो ये कर दिखाया। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या होता है कि जब आप अकेले बैठे हो और आप ये सोच रहे हो कि मुझसे नहीं होगा और आप ही उस चीज़ को करके दिखा दो। तो वो जो फीलिंग होती है ना, प्राउड वाली जो फीलिंग होती है, वो जो फीलिंग होती है कि येस आई डिड इट, वो इमेंस होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हक है अच्छा फ़ील करने का और आपको हक है हर दिन अपने आप पे गर्व करने का, अपने आप को प्राउड फ़ील करने का और अपने शोल्डर पे टैप करने का कि येस यू डिड दैट। हाउ फार यू हैव कम, कितना दूर आप आ चुके हो। सो अपने आप को गौरवान्वित नहीं नहीं प्राउड इंग्लिश बोल देते हैं। सो अपने आप को प्राउड फील कराओ, अपने आप को टैप करो क्योंकि आप यहाँ तक आए हो तो आप आगे भी चले जाओगे। सो स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट डूइंग एंड yes, believe in yourself. This works for me and that is why I'm sharing it with you. So this works for you as well. बाकी मैं हूँ आपके साथ, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आप मुझे मेल करिए, आप मुझे कमेंट करिए, आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी सजेशन है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे बताइए। हम एक-एक थॉट के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे, आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और वी आर गुड टू गो। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने सिलेबस को एंड दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। बाय बाय।